साथियों, जय मूल निवासी साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रायः दलितों के नेता के रूप में जाना जाता है, अछूतों के नेता के रूप में जाना जाता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो सभी पददलित, शूद्र, पिछड़ों के लिए काम किए थे। ये अलग बात है कि कुछ पिछड़ी जात के लोग वर्ण व्यवस्था के कारण सामाजिक सोपान में अछूतों से अपने आप को बड़ा समझती है, लेकिन वो भी तो शूद्र ही है। एक परिभाषा के अनुसार कि पिछड़ी जात के लोग तो शूद्र हैं, तो दलित जात के लोग अति शूद्र हैं। ये ज्योतिबा राव फूले भी कहे थे। अंतर इतना ही है कि पिछड़ी जात के लोग स्वछूत हैं और अनुसूचित जात के लोग अछूत हैं। अंतर बस स्वछूत और अछूत का अंतर है। और यह एक ऐतिहासिक सच्चाई भी है कि पिछड़ी जात का स्वछूत होने के कारण, यानी अनुसूचित जात के लोगों से अछूतों से कहीं कहीं ज्यादा शोषण हो गया है, क्योंकि पिछड़ी जात के लोग तो कट्टर हिंदूवाद में फंसे हुए हैं, जबकि दलित तो हिंदू धर्म का हमेशा ही निरंतर ही विरोध किया है, विद्रोह किया है। चूंकि पिछड़ी जात के लोग सवर्णों के ज्यादा समीप होने के कारण उनको सवर्ण ही सिखा दिए थे कि डॉक्टर अंबेडकर तो केवल अछूतों के नेता हैं, शूद्रों के नेता हैं। यानी उनमें भ्रम फैला दिया, ये पिछड़ों का नेता नहीं है। वो क्यों भ्रम फैलाया? क्योंकि यदि भविष्य में पिछड़ी जात के लोग बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारधारा से प्रभावित हो करके अछूतों के साथ एकता बना लिए तो फिर सवर्णों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और पिछड़ों को और दलितों को दूर बनाने में इस समाज के नेताओं भी ने ज्यादा तरह से जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदार इसलिए हैं कि वे अपनी राजनीति का रोटी सेंकते रहे और इन दोनों पिछड़ों को और अछूतों को साथ आने ही नहीं दिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जितना काम अछूतों के लिए किया है, जितना संघर्ष अछूतों के लिए किया है, उससे कहीं ज्यादा पिछड़ी जातियों के लिए किया गया है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। कुछ तथ्य हैं और कुछ तथ्यों के आधार पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पिछड़ी जात के लोगों में किस प्रकार का संबंध था। तो साथियों, सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बड़ौदा के नरेश सयाजी गायकवाड़ महाराज जी ने अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए भेजा था और उसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप का योगदान किया था, स्कॉलरशिप दिया था, वजीफा दिया था। ये सयाजी गायकवाड़ का बहुत बड़ा योगदान है और वो पिछड़ी जात के थे। वहीं दूसरे राजा छत्रपति साहू जी महाराज, जो कोल्हापुर के राजा थे, वे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हमेशा आर्थिक रूप से सहायता दिए हैं
और सामाजिक रूप से भी उनका सम्मान किया है, सहायता भी किए हैं। वो जात के कुर्मी थे। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ओबीसी से पुराना रिश्ता है। वहीं दक्षिण भारत के पेरियार ई.बी. रामा स्वामी नायकर द्रविड़ों का आंदोलन चलाते थे। वे अंधविश्वास पाखंड के विरोध थे। वे एक ऐसा आंदोलन चलाए थे कि सबको समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व से जीने का अधिकार मिले। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का उनसे भी मित्रवत संबंध था, व्यवहार था। जो एक गणेरी जात के थे, वहीं माली जात से संबंध रखने वाले ज्योतिबा फूले समाज सुधारक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ज्योतिबा फूले से बहुत प्रभावित थे और उनको अपना सामाजिक एवं राजनैतिक गुरु भी माना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का संबंध तो पिछड़े लोगों से ज्यादा था और पिछड़ों का ही आंदोलन वो चलाए थे। फिर पिछड़े उनको स्वीकार करें न करें, ये उनकी अलग बात है। जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जब चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) में पिछड़े जातियों के यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस शब्द बाबा साहब ने 15(4) में डाला और उसी के अनुसार पिछड़े जात के लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती हैं, शिक्षा में आरक्षण मिलता है। वो 15(4) में लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए दिया जाता है। यानी उनकी भागीदारी देने के लिए पिछड़े शब्द जुड़ने के वजह से आज पिछड़े जात के लोग आरक्षण का लाभ पा रहे हैं, भागीदारी का लाभ पा रहे हैं। ये सब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो संविधान में अनुच्छेद 340 भी डाला। हालांकि सरदार पटेल उनका विरोध कर रहे थे। बाबा साहब जब पिछड़े जात का ड्राफ्ट बना करके सरदार पटेल को दिखाया, तो सरदार पटेल कहे कि डॉक्टर अम्बेडकर, आज तक तो हम अनुसूचित जाति और जनजाति को ही पिछड़ा समझते थे, अब और कहां से पिछड़ा लाए हैं जिसका हक अधिकार देने की बात करते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि लीजिए, अब इनकी पहचान करने की समस्या आप ही ने पैदा कर दिया है, तो फिर ले आइए हम संविधान में ही बात कर लेते हैं। तब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340 डाला कि राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा, आयोग आबादी का पता लगाएगा और रिपोर्ट आने के बाद पिछड़े जातियों को शासन प्रशासन में भागीदारी दिया जाएगा। तो जब एक साल बीत गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और एक साल बीत गया यानी 1951 लागू करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया था कि हम आयोग बना देंगे। लेकिन जब एक साल का समय बीत गया, आयोग नहीं बना, तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कई बार सरकार से इस आयोग बनाने के लिए कहा। आयोग जब नहीं बनाई सरकार, तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जात आयोग के विरोध में बाबा साहब ने 10 अक्टूबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जब बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया, तब उसके बाद
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया और काका कालेलकर का आयोग का गठन किया। उसका रिपोर्ट 53 में आया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पर चर्चा करने के लिए संसद के टेबल पे ही नहीं रखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो अपना वाली कर दिए थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू वो हक अधिकार नहीं दिया। संसद के टेबल पे चर्चा करने के लिए ही नहीं रखा, बल्कि जो आयोग का अध्यक्ष था काका कालेलकर, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल हॉल में बुलाया और काफी डांट फटकार किया। कहा कि तुमको आरक्षण रेवड़िया बांटने के लिए इस आयोग का अध्यक्ष बनाया हूं, और फिर उसके विरोध में 31 पृष्ठ का लेटर लिखवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही काका कालेलकर से 51 पृष्ठ का लेटर लिखवाया, और उस लेटर में काका कालेलकर लिखता है कि यद्यपि मैं इस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कर दिया हूँ, लेकिन सोचता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, तो इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। यानी पहली बार कोई आयोग का अध्यक्ष अपने ही रिपोर्ट के विरोध में दोबारा रिपोर्ट लगाया। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद 78 में मंडल आयोग बना, 80 में रिपोर्ट आया, 9 वर्ष चर्चा नहीं हुआ। जब बीपी सिंह की सरकार आई तो सरकारी नौकरियों में शिक्षा में आरक्षण मिला, वो भी 27% मिला, क्रीमी लेयर लगा के 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे। तो सोचिए, अब ओबीसी के लोगों को सोचना चाहिए कि यदि 340 नहीं रहता तो न तो काका कालेलकर आयोग बनता और न तो मंडल आयोग बनता, तो फिर आप लोगों को कहाँ से सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में और हर जगह कहाँ भागीदारी मिलती? नहीं मिलती। और इसी के लिए जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने इस्तीफा में कहा भी कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि संविधान में पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कोई प्राविधान नहीं हो पाया है। ये पूरी तरह से सरकार की दया भावना पे छोड़ गया है। सरकार एक आयोग का गठन करे, आयोग उसकी आबादी का पता लगाएगा, उस प्रकार से शासन प्रशासन में भागीदारी दिया जाएगा। तो जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर इस्तीफा दे दिए और पुनः 1952 का और फिर 54 का चुनाव जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हार गए तो बहुत मायूस हुए। तो यारियल चंद्रापुरी जो बिहार के थे, पिछड़ी जात के, वो कहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप उदास न होइए, निराश न होइए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं बिहार में एक रैली का आयोजन करता हूं और आप वहां चलिए और चल करके अपनी सारी बात बताइए। आपने पिछड़े वर्ग के हित के विरोध में इस्तीफा दिया है और पिछड़े वर्ग के लोगों को मालूम ही नहीं कि बाबा साहब हमारे लिए इस्तीफा दिए हैं, आप सारी बात बताइएगा। तो उस रैली में जब गए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जगजीवन राम से कहवा करके भोला पासवान शास्त्री के माध्यम से उस रैली में पत्थर भी फिकवाया था, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में कई लाखों की भीड़ थी। तो जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब वहाँ से आए, फिर चिंतन मनन किए और अपने लोगों को बुलाए, पिछड़े लोगों को बुलाए, खास तौर से शिवदयाल चौरसिया थे, पंजाब राव देशमुख थे, यारियल चंद्रापुरी, इन लोगों को बुलाए, राय पाट लिए कि हम तो केवल
हमारे अनुसूचित जात के लोग, अनुसूचित जात के लोग, अनुसूचित जनजात के लोग केवल 20% हैं और 20% से तो हमारी सरकार बनती नहीं है। यदि ओबीसी के लोग 52% हैं और पुनः हम अल्पसंख्यकों को ले लेते हैं 12%, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, तो हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं, अपने समाज का उद्धार कर सकते हैं। तो राय पाट लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सोचा कि अब हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम अगर बदल करके आवश्यकता पड़ी तो बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन बना सकते हैं, और नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 15 अक्टूबर 1956 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का घोषणा किए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो 1 साल तक रिपब्लिकन पार्टी का संविधान बनाने में, मसौदा तैयार करने में लग गए थे। 1 साल लगाए थे उसको, और उसमें सभी पिछड़े जात के लोगों को साथ में लिए थे। यहाँ तक कि राम मनोहर लोहिया से भी मिले थे, उनसे पत्राचार भी हुआ था। शिव दयाल चौरसिया थे, पंजाब राव देशमुख थे, आर्यल चंद्रापुरी थे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत पहले ही 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हो गए। लेकिन ये पार्टी 1957 से 1967 तक एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर चुकी थी, और जब पार्टी के रूप में उभर चुकी थी तो एक कांग्रेस के लिए खतरा हो गया था। बाबा साहब तो थे नहीं, कुछ दलित नेता उसको चला रहे थे, पिछड़े साथ थे, वो लोग चला रहे थे। अब बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी। आज बाबा साहब जिंदा होते तो रहे होते तो शायद ये पार्टी के आगे कांग्रेस और बीजेपी का पता नहीं लगता। लेकिन केवल उसका मसौदा तैयार करने के बाद ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया, और रिपब्लिकन पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को समाप्त करके बनाया गया। तो उसमें कुछ नेता थे जिसका कमजोर नस पकड़ करके कांग्रेस ने उनको खरीद लिया, और धीरे धीरे करके आरपीआई के सभी नेता कांग्रेस के झोली में गिरते गए। और जब कांग्रेस में गिरते गए तो बाद में यह पार्टी लगभग जो है कि समाप्त ही हो गई। बाद में बहुजन समाज पार्टी बनी। बहुजन समाज पार्टी के इधर लोग आकर्षित हो गए, तो पार्टी आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लगभग समाप्ति की ओर चली गई। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी थी, और ओबीसी को साथ में लेकर के बनाए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर, इस तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तो केवल अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए ही काम नहीं किए थे। उन्होंने तो पिछड़ों के लिए भी आजीवन संघर्ष करते रहे। ये अलग है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को पिछड़े जात के लोग स्वीकार नहीं किए। जब बाबा साहब 1948 में लखनऊ में आए थे तो पिछड़ी जात के लोग बाबा साहब को संध्या शाम को मिले और कहे कि बाबा साहब, जैसे आप SC/ST का नेतृत्व कर रहे हैं उसी प्रकार से ओबीसी का भी नेतृत्व करिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषण देते हुए कहा था कि हम केवल SC/ST के लोग ही नहीं सरकार बना सकते हैं, SC/ST के लोग ही आंदोलन नहीं चला सकते हैं। यदि हमें अपने आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है, तो यदि हम ओबीसी के लोगों को भी साथ में मिला लेते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत जैसा व्यक्ति आपका जूता
खोलने में भी गर्व महसूस करेगा। तो ये बाबा साहब कहे थे उस समय। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। तो सोचिए, बाबा साहब ऐसे ऐसे शब्द कहते थे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कि जूता खोलने का भी काम करेगा यदि पिछड़े जात के लोग, अनुसूचित जात के लोग एक हो जाएं तो। बाबा साहब कोई मामूली नहीं थे, कानून मंत्री थे, बैरिस्टर थे। उनके ऊपर किसी की औकात नहीं थी कि अंगुली उठा दे, FIR कर दे। तो पिछड़ी जात के लोगों से के लिए कहे थे। तो जितना ज्यादा इस तथ्यों के आधार पे जो मैं बताया हूँ, इस आधार पे यदि देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तो पिछड़े लोगों की लड़ाई आजीवन भर लड़ते रहे। अछूतों को तो दिला दिए थे, लेकिन पिछड़ों का जीवन भर लड़ते रहे, मरते दम तक लड़ते रहे। लेकिन पिछड़े लोग उनको अपना नहीं सके, सवर्णों के प्रभाव में आकर के। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यदि सही मायने में आज इस गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं तो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को आप लोग पढ़िए, तभी आप सही मायने में इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलामी से मुक्त हो सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं। देश आज़ाद 75 वर्ष हो गया, आज़ादी का अमृतोत्सव मना चुका है और हम आज 75 वर्ष में गुलाम हैं। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आज दलितों पे अत्याचार होता है, पिछड़ों पे अत्याचार होता है। दलित लड़का इंद्र कुमार मेघवाल को पानी छूने, मटका से पानी पी लिया, उसका पीट पीट करके हत्या कर दी सब। वहीं OBC समाज विश्वकर्मा का लड़का को फीस नहीं दे पाया तो ये पाठक ब्राह्मण ने उसका पीट पीट करके हत्या कर दिया। तो अत्याचार तो हमारे ऊपर, अछूतों पर भी हो रहा है, पिछड़ों पर भी हो रहा है। तो आपका भी अलग पिटाई कर रहा है, हमारा भी अलग पिटाई कर रहा है। तो यदि हम लोग एक हो जाते हैं तो उसको पीटने लायक हम भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक होना होगा और एक हो करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। जय मूल निवासी शब्द बोलना होगा, ताकि अपने देश में ये पता चले कि कोई विदेशी भी है। आप लोग आपस में अभिवादन मूल निवासी शब्द से करिए और एक बैनर तले आइए। संगठन कोई हो, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता है और कोई मुद्दा होता है तो एक बैनर तले आइए, आवाज उठाइए और इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए। पहले तो इन सालों को लोकतंत्र से बाहर करिए, पहले कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका से बाहर करिए, फिर अपना कानून बनाइए और मूल निवासियों के हित में बनाइए, और फिर आप लोग अखंड भारत, सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध के सपनों का साकार करिए। बाबा साहब, पेरियार, EV रामास्वामी, ललई सिंह यादव, फूले, इन सभी लोगों के सपनों को साकार करिए। तो आप लोग ऐसा करेंगे, हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।